हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड। जो आज हमने डिस्कस करना है बेटा वो होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर 11 है, पार्ट 9 नजर आ रहा है आपको। मीन्स जो हमने 8 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं, प्लीज उनसे अच्छे से गो थ्रू होना है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेन का और आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है उन सब के साथ। आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है वो होगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं आपको इसके साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बस आपने फॉर्मूला अच्छे से माइंड में सेट करना और ये क्वेश्चंस होते जाएंगे। 11.3 एक्सरसाइज से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 है उस एक्सरसाइज में और कुछ बोर्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला के साथ। अब हम जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं हम हमेशा वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो पहले वेक्टर फॉर्म पर आ जाते हैं। वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है और इस टाइम हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात करे हैं, तो हमें 2 प्लेन्स लेने हैं वेक्टर फॉर्म में। लेट द फर्स्ट प्लेन बी r vector dot n1 vector equals to d1 and the second plane is r vector dot n2 vector equals to d2। ये हो गए हमारे पास दोनों प्लेन्स वेक्टर फॉर्म में हो गए एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। अब बेटे एक चीज आप अच्छे से माइंड में सेट कीजिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बेसिकली एंगल हमेशा नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में बनता है। हमने प्लेन की जितनी भी डिस्कशन की है आपसे मैंने ये बात की है कि जब भी वो प्लेन से रिलेटेड कोई भी कंडीशन देते हैं तो हमेशा उस कंडीशन को वो नॉर्मल वेक्टर के साथ सोचा करो आप, क्योंकि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी अगर एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स है, बेसिकली वो एंगल किस में काउंट होगा, n1 एंड n2 वेक्टर में। अब आपसे एक डिस्कशन हम ये करते हैं कि जब हम जनरल एक एंगल फाइंड आउट करते थे बिटवीन टू वेक्टर्स तो क्या होता था, उसका फॉर्मूला वो होता था ऐसे कि कॉस थीटा, अगर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला ये होता था कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और मॉडुलस वैल्यू हम ले सकते हैं अगर हमने एक्यूट एंगल की बात करते थे। ये होता था, बस यही सेम चीज है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर उसको हम रिप्लेस करेंगे n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, और ये मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम हमने बेसिकली किसके साथ काम करना है, नॉर्मल वेक्टर्स के साथ। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सेम वही जो हमने पढ़ रखा है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें एंगल मिल गया बिटवीन टू प्लेन्स। अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म पर। अब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन चाहिए। लेट द फर्स्ट प्लेन बी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 एंड द सेकेंड प्लेन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी हमने सीखा हुआ है, जो आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला सीखा था ना दो वेक्टर्स में एंगल निकालने का, वही हम करेंगे। तो पहले क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स की कीजिए, डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये मिल गया हमें न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड। तो n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर ओवर द रूट, और n2 वेक्टर का होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ओवर द रूट एंड मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव अगर हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो कुछ नया नहीं आज हमने किया, सिर्फ हमने नेम को रिप्लेस किया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेस पर हम यूज करें n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर्स। अब आपने कुछ ये रिमार्क माइंड में रखने हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हेल्प करते हैं आपको स्पीड से काम करने में। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री और कॉस 90 कितना हो जाता है 0। ये वाला पार्ट 0 हो गया तो डिनोमिनेटर इधर आके 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। और ये हम जानते हैं कि जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने पर हमेशा कंडीशन क्या होती थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर उन दो वेक्टर्स का रोल कौन प्ले करे, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। और a वेक्टर और b वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते थे तो हम ऐसे भी बोलते थे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पैरेलल की कंडीशन, जैसे हमने परपेंडिकुलर की सेम वही। टू हमारे पास क्या होता था, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते थे तो क्या होता था, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होता था और कॉम्पोनेंट वाइज वो सेम रेशियो देते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। वेक्टर अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है कि n1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 मीन्स उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे और उनके कंपोनेंट्स की रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मीन्स कोई नई कंडीशन नहीं आज हम कर रहे हैं, हम उन्हीं कंडीशंस को रीनेम करके कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के साथ मूव करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी।
अब सपोज हमारे पास अगर ये दो प्लेन हैं, ये दोनों प्लेन्स में अगर आपको चेक करना है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या कुछ भी नहीं है, तो कैसे करोगे? स्टार्ट किया हमने ऐसे कि सपोज अगर हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पहले तो चेक करके देखते हैं, तो 2 इंटू 1 A1 A2, 2 इंटू 1 B1 B2, 1 इंटू -2 C1 C2, 3 इंटू 0 क्योंकि है नहीं यहाँ पर, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो वो 0 के इक्वल आ गया। मीन्स दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमने जो एग्जांपल लिखा है, सपोज ये वाले दोनों प्लेन्स है, इसमें भी चेक करें क्या ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा A1 A2 विच इज 6, B1 B2 विच इज +6 और C1 C2 24 क्योंकि 4 इंटू 6 इज 24, तो 6 + 6 + 24, नो इट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ये प्लेन्स। अब हम क्या किस पर मूव करते हैं, हम पैरेलल चेक करके देखते हैं कि क्या ये पैरेलल हैं। तो फर्स्ट क्या बनेगा, A1/A2 क्या हुआ 2/3, B1/B2 क्या हुआ -2/-3, C1/C2 क्या हुआ 4/6, ऐसा बना ये। ठीक है, तो क्या फर्स्ट टर्म इज 2/3, सेकेंड टर्म इज 2/3 एंड थर्ड टर्म इज 2/3, मीन्स सेम रेशियो आ गई, और अगर सेम आ गई है मीन्स ये दोनों प्लेन्स क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर को भी देखा, हमने पैरेलल को भी देखा, हम बता सकते हैं कि प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। चलो अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सपोज आपके पास अब ये दोनों प्लेन्स हैं, चेक करें कि क्या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। चलो देखते हैं, 7 इंटू 3 इज 21, 5 इंटू -1 इज -5, मीन्स फर्स्ट टर्म 21 आई है, सेकेंड टर्म आई है -5, थर्ड क्या है 6 इंटू -10 -60, तो 21 -5 -60 इक्वल्स टू 0, तो ये नहीं है, मीन्स ये परपेंडिकुलर प्लेन्स नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं अब क्या ये पैरेलल है कि नहीं। 7/3, A1/A2 इज 7/3, B1/B2 क्या है 5/-1, ये तो यहीं पर ही नहीं है सेम रेशियो, इसका मतलब आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। सो ना ये दोनों प्लेन्स, नीदर दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नोर दीज एंड नोर पैरेलल टू ईच अदर, तो ना ये पैरेलल ना ये परपेंडिकुलर। अब हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि फिर है कि इनके बीच में एंगल, और एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, A1 जो हमने ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या था अभी हमने किया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ कर लिया यूज, तो हमें कुछ ऐसा मिल गया ये। ठीक है बेटा, मैंने फॉर्मूले में डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है जो अभी मैंने आपसे वर्बल डिस्कशन की। तो हमारा न्यूमिनेटर सॉल्व होकर होगा 44 और डिनोमिनेटर में ये टर्म सॉल्व होकर हो जाएगी √110, इट्स अगेन इक्वल्स टू √110, दैट मीन्स वी हैव 44/110 और एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव cos थीटा इक्वल्स टू 2/5, मीन्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/5 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ये इन दोनों प्लेन्स के बीच का रिक्वायर्ड एंगल हो गया, ना ये पैरेलल है प्लेन्स ना ये परपेंडिकुलर है, इनके बीच में ये एंगल बनता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक वेक्टर फॉर्म का, कार्टेशियन फॉर्म का किया ना, वेक्टर फॉर्म का करके देखते हैं अब। यस, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दीज टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स के बीच में हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल्स टू n1.n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले n1 की वैल्यू लिख ली फर्स्ट प्लेन से, सेकंड प्लेन से हमने n2 ले लिया और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया n1.n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो बस अब आपने करनी है मैग्नीट्यूड, तो अब आपको पता है ना, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब आपने करना है इन द न्यूमिनेटर वी हैव टू सॉल्व डॉट प्रोडक्ट and after calculation we have 2 into 3 is 6, 2 into -3 is -6, -3 into 5 is -15. In the denominator this first term becomes √17 and after calculation this second root becomes √43. So numerator becomes 15 and denominator is √731. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो cos थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन √731 मीन्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 15 अपॉन √731 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ये हमने निकाली है वेक्टर फॉर्म में। अब अभी हमने क्या डिस्कस किया, नाउ वी हैव फॉर्मूला एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगल, हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एंड नाउ द वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म पर आते हैं। सो लेट r vector dot n vector equals to d be the equation of the plane, and let r vector equals to a vector plus lambda times of b vector be the equation of the line. We have to find angle between these two terms, means plane and line. अब हमारे लिए कौन रोल प्ले करेगा? फॉर्मूला देखो, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफिकली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, देन द फॉर्मूला इज साइन थीटा इक्वल्स टू। अब एंगल किसके बीच में बनता है? प्लेन के लिए तो नॉर्मल वेक्टर यूज होगा, लाइन के लिए पॉइंट तो हम कभी भी नहीं यूज करते। हमने लाइन के डिस्कशन में सब कुछ कर लिया है, तो हम किसको यूज करेंगे? इसको। एंगल के टाइम ये टर्म यूज होती है, पॉइंट से हमें कुछ नहीं कंसर्न होता, ठीक है। तो अब एंगल क्या होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू n1 b1, या पहले ये ले लो, b वेक्टर डॉट n वेक्टर भी ले सकते हो, एंड n वेक्टर डॉट b वेक्टर एज अ डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। सो b वेक्टर डॉट n वेक्टर, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। सेम फॉर्मूला, बट यस in the left hand side we have sin theta, and I will explain why we are using sin theta here. Next is Cartesian form, और उसके बाद फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि ये क्यों है यहाँ पर। Yes, the Cartesian form. Let the plane in Cartesian form be ax plus by plus cz equals to d, and let the equation of the line in the Cartesian form x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. In the numerator we have dot product, और dot product किसकी करनी है? नॉर्मल वेक्टर एंड लाइन, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो लाइन के लिए डॉट प्रोडक्ट में हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये होते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और नॉर्मल की टर्म्स क्या है? ए बी सी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए इंटू स्मॉल ए, बी इंटू स्मॉल बी, देन सी इंटू स्मॉल सी, अपॉन रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा? रूट ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर। बस यहाँ पर ये टर्म का ध्यान रखना आपने, जब आप when you are dealing the angle between a line and a plane, then we will use sin theta instead of cos theta. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आए यहाँ पर। ये देखिए बेटा, सपोज ये हमारे लिए प्लेन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये लाइन है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये हमारी लाइन है। और ये लाइन सपोज हम क्या निकाल रहे हैं? एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। सपोज हमारी लाइन क्या एंगल बना रही है? प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। अब प्लेन का, सपोज ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर है तो परपेंडिकुलर है प्लेन पर। अगर लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है प्लेन के साथ, मीन्स वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 माइनस थीटा। और हमने हमेशा किया है कि प्लेन के साथ जो भी कंडीशन दी है उसको आपने नॉर्मल के साथ देखना है कि वो नॉर्मल के साथ क्या बन जाती है। तो अब लाइन और नॉर्मल के बीच में क्या एंगल हो गया है? 90 माइनस थीटा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, यही लेते ना। तो अब एंगल क्या है तुम्हारा? 90 माइनस थीटा। तो ये होगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर और मॉडुलस वैल्यू, एंड कॉस 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। इस वजह से ही अब यहाँ पर जब भी एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन की बात होती है तो हम साइन थीटा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा। तो ये माइंड में रखना है आपने। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन लेट थीटा बी द एंगल। अब हम जानते हैं कि एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा बी वेक्टर और ये एन वेक्टर है, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो हमने न्यूमिनेटर में लिखा डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर। और ये अब आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू माइनस 11 इज माइनस 66, एंड आफ्टर कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू 8/21, मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/21 इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ये हमने वेक्टर फॉर्म से किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। लेट थीटा बी द एंगल, एंड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म a1 a2 a1 into small a, a into small a, b into small b, c into small c, and root of a square plus b square plus c square, root of small a square plus small b square plus small c square. Now the capital value of capital A is 2, value of capital B is -2, and value of capital C is 1. Value of small a is 3, value of small b is 5, and value of small c is 4. अब आपने पुट करनी है यहाँ पर, जहां जहां आपको नजर आ रहा है, आपको मैंने जो डिस्कस किया है, यहाँ से मिलेंगे कैपिटल ए बी सी और यहाँ से मिलेंगे स्मॉल ए बी सी।
पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू पुट करके आपको मिलेगा 6 माइनस 10 4, और यहाँ होगा 4 4 1 9 25 एंड 16। तो ये टर्म हमारे पास होगी 9 और ये टर्म हो जाती है 50, और इसको कैलकुलेट करके हमें मिल जाती है टर्म 6 माइनस 10 एंड 4, और ये क्या आ गया 0, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और साइन 0 कब होते हैं, व्हेन योर एंगल इज 0 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मीन्स यहाँ लाइन और प्लेन के बीच में जो आपका एंगल है वो 0 डिग्री है। इस लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल 0 डिग्री है। दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, वो आपको वैसे यहाँ से भी पता चल जाता है अगर मैं क्वेश्चन ना भी ऐसे पूरा सॉल्व करते। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन, एक तो ये कंडीशन होगी कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, वो हमें पता चल गया एंगल से। ठीक है, वैसे बेटा आपको वर्बल भी यहाँ से नजर आ सकता है कि क्यों ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो वो उसके नॉर्मल के साथ क्या होगी, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन देन इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब हम चेक कर रहे, देखो यहाँ नॉर्मल वेक्टर के साथ a1 a2 6, b1 b2 इज -10, c1 c2 इज 4, 6 प्लस 4 10, और यहाँ से मिला था हमें -10, तो वो तो 0 आ गया ना। मीन्स नॉर्मल वेक्टर और लाइन की डॉट प्रोडक्ट 0 है यहाँ पर, इसलिए ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट करके भी बोल सकते हो द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। और ये सीबीएसई में 2015 में आया था ये क्वेश्चन। अब आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे जो यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। एक फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई में 2015 में आया, ये थोड़ा सा लेट था, 2019 में आया, काफी पहले का क्वेश्चन है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द वाई एक्सिस। अब आपने वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज यूज करने हैं एंड दोज आर 0 1 0, और ये आपको आंसर मिलेगा। अब आपने इस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, और आंसर रहेगा साइन इनवर्स 8/21। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने इसी वीडियो में करवाया, बट वो वेक्टर फॉर्म में था, तो कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए आपको दिया है। तो अब आप इनको ट्राई कीजिए, बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर कुछ डाउट हो तो आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस पहले आपने करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय।